नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 11th ऑफ मई के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम लोग वेरियस न्यूज़पेपर्स को लेकर आते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर आ गई होगी। आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विच इज़ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आप लोग का स्वागत है। हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक करंट अफेयर्स में 11th ऑफ मई में क्या है। लेट्स सी। फर्स्ट न्यूज आपकी आ रही है GS 3 से, जो कि एनवायरमेंट से लिंक है, और ये आपकी नेपियर ग्रास से है। नेपियर ग्रास देखते हैं। नेपियर ग्रास क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंट ग्रास। इसको हम एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। न्यूज में ये चीज है नेपियर ग्रास। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी ये चीज पूछा जा सकता है कि नेपियर ग्रास इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंट ग्रास। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। ये क्या है? इज अ प्रोडक्टिव एंड वर्सेटाइल फॉरेज ग्रास। इट्स अ फॉरेज ग्रास नेटिव टू Africa and Southeast Asia. Most important statement, students. You can be asked that Napier grass is native to which continent? Is it Africa or is it what? So it is Africa and it is Southeast Asia. Africa और Southeast Asia में ये elephant grass पाया जाता है, और ये widely use किया जाता है to feed for livestock। मतलब कि जैसे कि कैटल्स हो गए, काउज हो गई, गोट्स हो गए, ठीक है, वेरियस जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनको फीड करने के लिए ये एलिफेंट ग्रास काम आता है। एंड इन बायो एनर्जी एप्लीकेशन, इन लाइफ स्टॉक एंड इन बायो एनर्जी एप्लीकेशन, दोनों चीज में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं फेवरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो कि इसको बायो एनर्जी के लिए यूजफुल बनाती हैं। पहली चीज है कि एनर्जी आउटपुट टू इनपुट रेशियो। जो ये एलिफेंट ग्रास है, इसका जो बायो एनर्जी यूज है वो क्यों है? क्योंकि जो आउटपुट टू इनपुट रेशियो है एनर्जी का, वो कम से कम 25:1 है। 25:1 विच इज अ हाई यील्ड। बहुत ज्यादा ये यील्ड देता है। मतलब कि अगर कोई 25:1 है ना, ये मतलब कि कोई अगर 1 इनपुट लगा रहा है उसको 25 का आउटपुट मिल रहा है। इसका यही मतलब हुआ, ठीक है, जो कि एक तरह से हाई यील्ड है। मतलब कि यहां पर ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। देखते हैं एबिलिटी टू विथस्टैंड ड्रॉट कंडीशंस। ये जो प्लांट है ये ड्रॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं an excellent feedstock for anaerobic digestion process. Most important statement। जो anaerobic digestion process है उसमें ये एक तरह से काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हार्वेस्ट होता है ये कम से कम साल में 5 से 6 बार हार्वेस्ट होता है, और इट्स फर्स्ट हार्वेस्ट, जो पहली इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो 4 months आफ्टर प्लांटिंग हो जाती है। मतलब आप लोग ये देखिए कि कितना जल्दी जल्दी हार्वेस्ट भी हो रहा है। मतलब आज प्लांट किया और आफ्टर 4 months ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया। हार्वेस्ट इसमें बहुत जल्दी हो रहा है। ये ड्रॉट कंडीशंस में भी रह सकता है। ये आपका हाई एनर्जी भी दे रहा है, जो कि 25:1 का रेशियो है। हम लोग ये देख रहे हैं कि दिस ग्रास नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ फूड फॉर लाइव स्टॉक। ये सिर्फ लाइव स्टॉक को फूड ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक तरह से बायो एनर्जी में भी काम आ रहा है। नेक्स्ट, और नेपियर ग्रास जो है, जो एलिफेंट ग्रास है, ये आपका अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। जो नेपियर ग्रास है वो फाउंड होता है कहाँ कहाँ? इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। इन सारे स्टेट्स में ये नेपियर ग्रास पाया जाता है। एक बार आप लोग इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ें फिर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीप अंडर प्रिविलेज्ड यूथ अवे फ्रॉम ड्रग्स। ये आपकी न्यूज आ गई है, ये तो आपकी न्यूज है। अब इससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको देखते हैं। द वेदांता कप, ये किससे लिंक है? फुटबॉल से। सो वेदांता कप इज अ फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया है बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज फॉर्म की है, जिसका एम है टू कीप द वल्नरेबल यूथ अवे फ्रॉम ड्रग्स। अब ड्रग्स कहाँ और स्पोर्ट्स कहाँ? सो आप लोग मतलब लेवल ऑफ थिंकिंग देखिए कि कितनी यहाँ पे लेवल थिंकिंग हाई है। सो जो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को लिंक किया जा रहा है यहां से हेल्थ से। सो कितनी ज्यादा यहाँ पे लेवल ऑफ थिंकिंग हाई है लोगों की कि ड्रग से मुक्त लोगों के लिए, लोगों को ड्रग से दूर रखने के लिए क्या किया जा रहा है? लोगों को स्पोर्ट्स में आगे आने को कहा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो बेंगलुरु बेस्ड ये एनजीओ है जिसने ये चीज एम की है कि जो भी यूथ वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स, उनको उससे दूर रखा जाए और उनको वेदांता कप के लिए आगे लाया जाए। सो बेसिकली जो वेदांता कप है इसका दो मोटिव है। पहला, टू कीप वल्नरेबल यूथ्स अवे फ्रॉम द ड्रग्स। दूसरा, इट इज अ फुटबॉल टूर्नामेंट। The boys and girls aged under 18 have been selected from 4 districts in Kerala identified as prone to drug use. The competition will be held on the 4-a-side international slum soccer model. So इस मॉडल पे ये बेस रहेगा, with a fair play being an important component. Now ये जो फाउंडेशन है, ये जो प्रोजेक्ट वेदांता है जिसने वेदांता कप लॉन्च किया है, सो इस फाउंडेशन के तहत विच वॉज लॉन्च्ड 6 years ago aims to actively engage vulnerable youngsters in sports and activities of interest. देखिए कितनी महान सोच है लोगों की, लोगों को स्पोर्ट्स के लिए आगे लेकर आना, और उनको जब हम आगे लेकर आएंगे सो हमारे जो वल्नरेबल यूथ हैं उनको हम ड्रग से दूर कर सकते हैं। सो कितनी अच्छी बात है ये। आप इसको इवन यू कैन ऐड दिस इन योर GS4 विच इज़ योर एथिक्स पेपर। ये आपका GS4 जो सिविल सर्विसेज में आपका एथिक्स पेपर होता है, एथिक्स का, उसमें आप लोग एज अ मॉरल एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टोरी बनाकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो इसका मेन एम क्या है? टू एंगेज द वल्नरेबल यूथ इनटू द स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट। नाउ इट हैज बीन recognized by the United Nations Office on Drugs and Crime as one of the best practices in the working with children and young adults. So once the children are into sports, जब बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा सो अल्टीमेटली हेल्थ अच्छी रहेगी, सो जो भी ड्रग्स वगैरह चीजें हैं वो उनसे अपने आप दूर रहेगा। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है ये GS1 से लिंक है, विच इज इंडियन सोसाइटी। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, ये फ्रेमवर्क क्या है देखा जाए। पहले कंटेक्स्ट देखते हैं, कंटेक्स्ट क्या है इसका। इसका कंटेक्स्ट ये है कि न्यूज क्या आ रही है। सो इंडिया फियर्स दैट प्रपोजल बाय द US अंडर द सप्लाई चेन्स पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क could violate WTO रूल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को ये वायलेट कर सकता है एंड could reduce the policy. सो ये जो फ्रेमवर्क है, पहली बात कि ये फ्रेमवर्क है क्या, दूसरी बात कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। सो पहला डीमेरिट क्या है जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज हाईलाइट की है, वो क्या है कि WTO के जो नॉर्म्स हैं ये IPEF वॉलेट करता है। नाउ देखते हैं कैसे। सो ऑल IPEF पार्टनर, ये चीज US ने प्रपोज करी है, ऑल IPEF पार्टनर्स नेशंस वुड बी required to give advance notification of any changes to export regulation and tariffs. So एक तरह से हम देखें तो कोई भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी अगर हम टैरिफ को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सो उन सारे नेशंस को जो कि IPEF में आते हैं उन सबको पहले से एडवांस में नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो एडवांस में नोटिफाई करने का सिस्टम है इसको लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, देखते हैं। सो नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन है ये वाली, दीज आर यूजुअली डन ओनली आफ्टर मेजर्स आर टेकन, मतलब कि पहले हम लोग मेजर्स लेंगे फिर ये जो नोटिफिकेशन है उनको जारी किया जाएगा, ना कि पहले, नॉट बिफोर दैट। इंडिया हैज देयरफॉर sought industry inputs to protect its interest, most important। इसी वजह से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिया ने इस चीज से हल्का सा बैक ऑफ किया है। आप देखते हैं क्यों। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर इसके बारे में पहले से ही बाय इनसाइडर इंफॉर्मेशन ये चीज अगर पहले से ही मालूम हो कि कितना उसमें टैरिफ जाएगा या कितना उसमें क्या बोलते हैं ट्रेड है, कितना उसमें ट्रेड है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें पहले से ही मालूम होगी, सो क्या आपको नहीं लगता कि इट विल वायलेट द WTO नॉर्म्स, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये जो एडवांस नोटिफिकेशन का सिस्टम है, एडवांस नोटिफिकेशन का जो ये सिस्टम है, दिस वायलेट्स द WTO रूल्स, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके ये रूल्स को वायलेट करता है, और इसीलिए इंडिया ने इसका अभी साथ नहीं दिया और इस चीज से ये अभी पीछे हटा है। चीजें चल रही हैं, चीजें अभी बहुत सारी ऑनगोइंग हैं, इन पे बातें भी चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या आता है इसका न्यूज। सो अगर बात करूं IPEF की, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, सो इसमें क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया है बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन May 23, 2022, मतलब लास्ट ईयर। द फ्रेमवर्क, जो IPEF फ्रेमवर्क है, इसको लॉन्च किया गया विद टोटल ऑफ 14 पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर्स नेशन, जो 14 पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, कहां से, इन योर इंडो पैसिफिक रीजन। मैंने कई बार इस रीजन के बारे में अपने सेशंस में डिस्कस किया है, सो आप लोगों को इसके बारे में
मालूम होना चाहिए, ठीक है, अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजन। देखते हैं जो IPEF मेंबर्स हैं, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो मेंबर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कम से कम 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। आप सोच के देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था या कोई फ्रेमवर्क 40% ऑफ ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड 28% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और 28% वर्ल्ड ट्रेड को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये अपने आप में फ्रेमवर्क कितना इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ एनालिस्ट्स जो हैं उन्होंने ये चीज कंपेयर की है कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, TPP है, विच द US विड्रू फ्रॉम 2017, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट, I would say, with the Trans-Pacific Partnership. ओके, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करूं, सो इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। पहला ट्रेड, दूसरा सप्लाई चेन, तीसरा क्लीन इकोनॉमी, चौथा फेयर इकोनॉमी। क्लीन इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ, मतलब कि क्लीन एनर्जी यहां पे बेसिकली, एंड फेयर इकोनॉमी मतलब कि यहां पे कि फेयर प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया जाए। मतलब कि यहां पे जो फेयर इकोनॉमी है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहां पे, ठीक है, और वहां पे फेयर ट्रेड हो। मतलब ये नहीं कि किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री के लिए अपने एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स के वैल्यू को हाई कर दिया। ओके, सो इंडिया हैज येट टू टेक इट्स कॉल, मतलब कि इंडिया ने अभी तक इस पे कोई अपना कॉल लिया नहीं है, अपना डिसीजन दिया नहीं है, बट होपफुली इन फ्यूचर इसका डिसीजन भी इंडिया देगा ऑन वेदर टू ज्वाइन द ट्रेड पिलर्स और नॉट। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है न्यूज बहुत। देखिए, कंटेंट को पढ़ के न्यूज निकालना एक अपने आप में आर्ट है, ठीक है। लोग कहानी ही पढ़ते रह जाते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। सो मेन मोटिव ये होना चाहिए कि न्यूज मालूम पड़ गई, उसमें से कंटेंट निकाला और उसको लर्न किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये आपका GS पेपर 3 से लिंक है, जो कि एनवायरमेंट में आता है। एनवायरमेंट, ये सारे मैं टॉपिक्स लिखता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स मेकिंग में इजी रहे। ये नहीं कि आप लोग डेट वाइज नोट्स बना रहे हैं। फिर ये लिखने का मेन रीज़न ये है ताकि आप लोग टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं और टॉपिक वाइज आप लोग रिवाइज भी कर सकें उस चीज़ को फिर, ठीक है। सो अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है मिथेन इथेन, 2 हो गया ना, सो C2H कितना हो गया, 1 2 HOL। सो ये आपका बन गया। सो अगर मैं ड्रॉ करूं, सो C2OL, यहाँ पे H, यहाँ पे हाइड्रोजन, सो C2H5OL, ठीक है, OH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
ये तो हो गया फॉर्मूला आपका। अब फॉर्मूला के बाद देखते हैं कि न्यूज़ क्या आ रही है। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर उनकी बात करूं, सो दे रिसीव 45% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड 514 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल फॉर द इथेनॉल सप्लाई ईयर 2022 से 23 एंडिंग अक्टूबर, एंड इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज blending to 11.65% against the 10% during the same period a year ago. So ये आपकी न्यूज़ है, ये आपकी न्यूज़ है। अब न्यूज़ से कंटेंट क्या आता है वो देखते हैं। सो ब्लेंडिंग इथेनॉल की मैं बात करूं अगर, सो ब्लेंडिंग इथेनॉल बेसिकली पेट्रोल के साथ मिक्स करके उसको सप्लाई किया जाता है टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल। इससे क्या होगा, पहला, लेस फॉसिल फ्यूल्स वुड बी बर्न्ड व्हाइल रनिंग व्हीकल्स, और अभी के हिसाब से 20%, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब कि 20% क्या मतलब हुआ, 80% आपका पेट्रोल और 20% आपका इथेनॉल अंडर द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम EBP by 2025. The current ethanol blending ratio is 10%. अभी के हिसाब से देखा जाए सो 10% है, द करंट ईयर टारगेट इज 12%। मतलब कि हम भी जिस साल में रह रहे हैं 2023 में, सो उसके तहत 12% तक हम लोगों को ये चीज अचीव करनी है, और 2025 तक कितना करना है, 20%। क्वेश्चन आ सकता है, बाय द ईयर 2025 हाउ मच इथेनॉल वी हैव टू अचीव इन पेट्रोल, सो इट इज 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसकी पॉल्यूशन की बात करूं, सो इट इज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल एंड इट हैज लोअर कॉस्ट। ठीक है, इट हैज लोअर कॉस्ट एंड इट ट्रांजिशंस टू द लो कार्बन इकोनॉमी। जो लो कार्बन इकोनॉमी है ये उसको भी प्रमोट करता है। ओके, एंड इट एनेबल्स द लोकल एंटरप्राइजेस एंड फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्रीन एनर्जी, इन द क्लीन एनर्जी। ओके, और इसी के साथ साथ अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, सो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच इज E100, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स E100 विच इज अ पायलट प्रोजेक्ट। सो ये एक प्रोजेक्ट है फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। दूसरा, प्रधानमंत्री जीवन योजना, repurpose used cooking oil RUCO, a pilot project for E20 which is ethanol 20 fuel launched recently. So ये सारे स्कीम्स हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, उनको ये चीज कहा गया है कि आप लोग जो शुगर केन है, क्योंकि अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, ये क्या होता है आपका, ये होता है C2H5OH, और इसका जो एक सोर्स है वो है शुगर केन। सो जो शुगर केन है, अगर फार्मर्स ये ग्रो यहां पे करना शुरू कर देंगे इन लार्ज क्वांटिटी, सो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि बाय दिस ग्रोथ वी कैन अचीव दिस, है ना। और इसी के साथ साथ जो इंडियन फार्मर्स है, इनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और इसी के साथ साथ जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पर,
वो कम होगी, वो कम होगी। सो अभी अगर मैं इसका आपको वे फॉरवर्ड दूं, अभी क्या करने की ज़रूरत है? अभी करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में हम सब्सिडाइज करें इस चीज़ को, हम लोग इसको प्रमोट करें, हम लोग इसके लिए जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी इसके लिए वीडीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हम उन लोगों को प्रमोट करें और इंडियन फार्मर्स को हम लोग सपोर्ट करें ताकि ये ज़्यादा मात्रा में शुगर केन को ग्रो कर सके। ग्रो करने से क्या होगा कि इट विल एक्चुअली, इट इज अ फाउंडेशन, इट इज अ फाउंडेशन, ये एक तरह से बेस है किसका? इथेनॉल का। सो जो इथेनॉल का बेस है वो इससे बनता है, ठीक है। सो अगर ये ग्रो होगा, अल्टीमेटली जो इथेनॉल प्रोजेक्ट है, इथेनॉल प्रोजेक्ट है वो भी ग्रो करेगा। और हम जानते हैं कि बाय द ईयर 2025 हम लोगों को कम से कम 20% अचीव करना है, ठीक है। हम लोग को 20% अचीव करना है। और अगर मैं इस साल की टारगेट की बात करूं, सो फॉर द ईयर 2023 इस साल में हम लोगों को 12% अचीव करना है। 12% ऑफ द टारगेट वी हैव टू अचीव। सो दिस इज अ लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल, इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इट हैज़ अ लोअर कॉस्ट, इसमें कॉस्ट बहुत ही कम लगती है। और इट इज एनर्जी सिक्योर्ड, मतलब कि इसमें से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ तो वो लो कार्बन की होती है, इसमें कार्बन की वैल्यू बहुत कम होती है, ओके। और ये बेसिकली लोकल जो एंटरप्राइजेज हैं और जो फार्मर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए ये चीज़ आगे लेके आता है, ताकि जो एनर्जी है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो सके। और अगर हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। कैसे? हमारी जो क्या बोलते हैं, जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी और कंट्रीज के, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम लोग मोर देन 50% ऑफ द ऑयल हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज से। सो पहला पॉइंट कि इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी। कैसे? बाय दिस इथेनॉल प्रोजेक्ट। और इसको आगे लाने के लिए हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको साथ देने की बहुत ज़रूरत है, और इनके ही साथ के साथ हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर मैं शुगर केन की प्रोडक्शन की बात करूं इंडिया में, सो ये क्या है देखते हैं। ये प्रीवियस टॉपिक से लिंक टॉपिक है, जो मैंने अभी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया प्रीवियसली अबाउट द इथेनॉल प्रोजेक्ट, ये टॉपिक उससे ही लिंक है। देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ शुगर केन आर डिटरमाइंड बाय व्हाट? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस FRP, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय FRP डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द शुगर केन। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस FRP which are determined on the recommendations of Commission of Agriculture costs and prices। जो ये कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो FRP ऑन शुगर केन डिसाइड करती है, और ये अनाउंस किया जाता है बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये कमेटी बेसिकली क्या करती है, ये अनाउंस करती है कि यहाँ पे जो रेट रहने वाला है जो FRP का वो कितना रहने वाला है, ओके। नाउ जो FRP है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है,
ये बेसिकली एक कमेटी पे बेस्ड है, ये एक कमेटी पर बेस्ड है जिसको कहते हैं हम लोग रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी, ठीक है, जो कि रिपोर्ट बनाती है ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं स्टेट की बात करूं, ये तो बात होगी सेंट्रल की, एफआरपी। वैसे ही स्टेट में क्या होता है, एसएपी, विच इज स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस, इसमें क्या होता है कि द स्टेट अनाउंसेस द शुगर केन फॉर द स्टेट्स, मतलब कि कितना प्राइस रहने वाला है, दैट इज बीइंग टोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट एडवाइज प्राइसेस जो कि हैं वो जनरली हायर होते हैं एज कंपेयर टू योर सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका एसएपी है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है, वो आपका जनरली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो कैलकुलेशंस है हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिकली this is done by the experts who calculates the entire economics of a crop by taking the input cost. So basically ये जो calculations है ये expert करते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या निकल के आता है, वो आता है एफआरपी और एसएपी। ओके, नाउ एडवांटेजेस क्या क्या होंगे अगर हम लोग शुगर केन को प्रोड्यूस कर देंगे, तो इसमें क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हैं। पहला, अगर हम शुगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, सो पहला मैंने बताया था कि 2025 तक क्या होगा, 2025 तक जो हमने इथेनॉल 20 का जो टारगेट है वो अचीव करना है, हमको पता है हमको, पहली चीज। दूसरी चीज, इट जनरेट्स सेवरल बाई प्रोडक्ट्स सच एज मोलासेस, बैगैस एंड प्रेस मड। सो ये चीजें क्या है, ये जब हम इथेनॉल निकालते हैं, सो उस प्रोसेस के वक्त जो ये सब चीजें आती हैं इनको बोलते हैं हम बाई प्रोडक्ट्स, विच कैन बी रीयूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज इथेनॉल, पेपर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। सो इन सब का यूज करके हम लोग इथेनॉल, पेपर और बायो फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ शुगर मिल्स, जो शुगर मिल्स हैं कैन डाइवर्ट एक्सेस ऑफ शुगर केन। जो चीनी बनाने की जो मिल्स हैं वो अगर कहीं भी अगर ज्यादा मात्रा में चीनी है, सो उसको वो डाइवर्ट कर सकती हैं टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट और टू प्रोड्यूस इथेनॉल विच इज द ब्लेंडेड विथ पेट्रोल। मैंने बताया था कि व्हाट इज ब्लेंडेड, इसका मतलब होता है कि यहां पे पेट्रोल प्लस इथेनॉल दोनों हो, ओके, और दिस विल सर्व एज अ ग्रीन फ्यूल एंड इट विल सेव क्या, फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अकाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि हम लोग शुगर केन प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे और हम जानते हैं कि शुगर केन की प्रोडक्शन से हम लोग इथेनॉल जो है हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक न्यूज एंड दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। You can take a screenshot. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ MCQs 11th ऑफ मे के। सो ये 11th मे के MCQs हैं जो भी वन डे एग्जाम में होते हैं, जैसे कि SSC CGL हो गया, CDS हो गया, CAPF हो गया। सो इन सारे एग्जाम्स में
जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दाओकी लैंड पोर्ट, जो दाओकी लैंड पोर्ट है विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, ये लोकेटेड है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? सो दिस इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी। ये भी न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, AMIS? AMIS, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अभी अभी ये चीज लॉन्च करी है? सो वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल शिप हैज बीन डीकमीशन्ड? ऐसा कौन सा नेवल इंडियन शिप है जिसको डीकमीशन किया गया है आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस? 36 साल की सर्विस के बाद हमने देखा कि जो INS मगर है, जो INS मगर है, इंडियन नेवल शिप मगर, इसको डीकमीशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड द मशीन्स कैन सी 2023 समिट? ऐसा कौन सी कंट्री है जिसने इस समिट को अभी इनिशिएट किया है, होस्ट किया है? सो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, हैज लॉन्च्ड G20 टेक स्पिरिट? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स लॉन्च किया है G20 टेक स्पिरिट के साथ? सो वो है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये कुछ हमारे आज के 11th ऑफ मे के क्विज के क्वेश्चंस थे। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर से कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।